तो दोस्तों हम लोग लूसेंट से इतिहास का जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति प्राचीन भारत में कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो है मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मिलता है। तो किस तरह का वर्णन मिलता है, जरा इसको देखिए। स्त्रियों को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा प्रमुख दोष बताया गया है मैत्रेयनी संहिता में। वहीं इसके जस्ट उल्टा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि मैत्रेयनी संहिता और शतपथ ब्राह्मण में एकदम विरोधाभासी बातों का वर्णन किया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्मृति ग्रंथ। क्वेश्चन यही है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और जो प्रमाणिक है वो है मनुस्मृति। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। मनुस्मृति किस काल की रचना है? तो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति किस काल का है? तो शुंग काल का है। शुंग काल को ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति कब का है? तो नारद स्मृति है गुप्त युग का। तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मनुस्मृति किस समय का था? तो मनुस्मृति शुंग काल का, ये ब्राह्मणों के द्वारा रचित ये मतलब स्मृति ग्रंथ था। और नारद स्मृति गुप्त शासकों के द्वारा रचित था। चलिए अब कुछ आगे बातों को हम लोग करते हैं और आगे देखते हैं जातक के बारे में। जातक क्या है? तो जातक एक मतलब पुस्तक है और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ का मतलब वर्णन कहाँ पर है? तो जातक में। इसके अलावा अब देखिए जो बौद्ध धर्म है वो कई शाखाओं में अभी तक बटा हुआ है। हीनयान, महायान, थेरवाद, बहुत सारा। तो मुख्यतः हीनयान और महायान में बटा हुआ है। तो जो हीनयान शाखा है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान शाखा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कथावस्तु में आखिर वर्णन क्या है। तो कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। यानी कुछ कथाएं भी कही गई हैं इनके बारे में और उनके जीवन चरित्र, उनके पूरा जो लाइफ है महात्मा बुद्ध का, उसके बारे में वर्णन है कथावस्तु में। चलिए, और कथावस्तु में क्या वर्णन है? तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, जबकि इसके दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे जातक में क्या वर्णन है? इन्हीं के पूर्व जन्म की कहानी है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब आगे बात करते हैं जैन साहित्यों को क्या कहा जाता था? तो जैन साहित्यों को कहा जाता था आगम। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कल्पसूत्र। यहाँ दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है कल्पसूत्र और एक है भगवती सूत्र। दोनों का संबंध कल्पसूत्र हो या फिर भगवती सूत्र हो, दोनों का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन दोनों में अंतर है। जरा उसको देखिए। भगवती सूत्र और यहाँ से भगवान महावीर। तो देखिए थोड़ा याद करने का हम तरीका बताते हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्टिकुलर ये महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है जो 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी का जो जीवन कृत्य है, यानी कि उनका पूरा लाइफ के बारे में बताया गया है भगवती सूत्र में, जबकि कल्प सूत्र में पूरे जैन धर्म का वर्णन है। ऋषभ देव से लेकर के पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, सबका वर्णन है यहाँ पर कल्प सूत्र में, जबकि भगवती सूत्र में भ से भगवती सूत्र और भ से भगवान महावीर। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ आगे बातों को हम लोग करते हैं और उसके आगे हम जो है वो है अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ। अर्थशास्त्र ये मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है और ये राजनीतिक पुस्तक है। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र क्या अर्थव्यवस्था की पुस्तक है? तो नहीं, ये राजनीतिक पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। उन्हीं का एक और नाम है कौटिल्य और एक और नाम है विष्णुगुप्त। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों और कितने प्रकरणों में बांटा गया है? तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में बांटा गया है। और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी के बारे में सबसे जो प्रमुख विशेषता वो यही है कि भारत में इतिहास का पहला पुस्तक यही है। अब देखिए राजतरंगिणी ही पहला ऐतिहासिक पुस्तक है, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से कहीं अगर लिखा गया है
तो वो राजतरंगिणी में है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। और इसमें क्या वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। यानी पहली बार अगर भारतीय इतिहास में कोई ऐतिहासिक पुस्तक लिखा गया है तो उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और वो पुस्तक है राजतरंगिणी। चलिए अब आगे बात करते हैं अरबों का सिंध विजय। देखिए, अरबों ने जब सिंध पर विजय किया था 8वीं शताब्दी में, तो उसी समय से मध्यकालीन भारत का शुरुआत होता है, मोटे तौर पर ऐसे माना जाता है। तो उसका वर्णन कहाँ पर है? अरबों ने जो सिंध विजय किया था उसका वर्णन चचनामा में है। और चचनामा का लेखक कौन है? तो चचनामा का लेखक है अली मोहम्मद। चचनामा के लेखक कौन है? अली मोहम्मद। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं और वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का खासियत क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक। संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक कौन है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक है अष्टाध्यायी। फिर से, संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक कौन है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पन्निनी। अष्टाध्यायी से जानकारी क्या मिलता है? तो अष्टाध्यायी से जानकारी मिलता है मौर्यों के पहले का इतिहास और मौर्यों के समय का भी इतिहास। यानी कि मौर्यों के पहले का इतिहास और मौर्यों के समकालीन इतिहास, विशेष तौर पर जो मौर्यों के समय का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी में। चलिए अब आगे हम लोग चीज़ों को देखते हैं और वो है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता आखिर था क्या? तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी सवाल पूछ देगा। और इसके रचनाकार कौन है? तो कात्यायन। इसमें और क्या जानकारी मिलता है गार्गी संहिता में? तो यवन आक्रमण, यानी यूनानियों ने जो भारत पर हमला किया था उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है गार्गी संहिता में। चलिए अब आगे बात करते हैं पतंजलि। पतंजलि का इतना आप लोग नाम सुनते होंगे, रामदेव बाबा से जुड़ा हुआ पतंजलि। तो पतंजलि आखिर किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनका जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो रचना है उसका क्या नाम है? महाभाष्य। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। और इससे क्या जानकारी मिलता है? तो इससे शुंगों के इतिहास का जानकारी मिलता है। जो शुंग शासक थे, आपको पता ही है कि मौर्यों के समाप्ति के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। चलिए ये सब अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। हमने शुरू में ही बात किया था दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के कई सारे स्रोत हैं। तो उसी में से जो अगला स्रोत है वो है प्राचीन काल में जो यात्री आए थे उनसे क्या क्या जानकारी मिला वो। चलिए तो इसको भी देखते हैं जल्दी से। इसमें भी 2-3 कैटेगरी है, समझ लीजिए। एक है यूनानी रोमन लेखक। पहला जो कैटेगरी है यूनानी रोमन लेखक हैं, उनको देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा कैटेगरी है वो है चीनी लेखकों का। और जो तीसरा कैटेगरी है दोस्तों वो है अरबी लेखकों का। और जो चौथा कैटेगरी है अन्य लेखक का। तो यानी कि प्राचीन काल का जो जानकारी मिलता है, अलग अलग जो लेखक हैं, अलग अलग जो विदेशी यात्री हैं, उनके माध्यम से कैसे मिलेगा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनानी रोमन लेखक। उसमें भी सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं टेसियस का। टेसियस कौन थे? तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। टेसियस ईरान के राजवैद्य थे और भारत के बारे में बहुत सारी जो जानकारियाँ इनके पुस्तक से मिलती है, हालांकि बहुत सारी जानकारियाँ अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी जो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और ये कब का पुस्तक है? तो देखिए टाइमिंग देखिए, 5वीं सदी ईसा पूर्व में। और यहाँ पर और क्या वर्णन है? तो भारत ईरान यानी भारत फारस का काफ़ी जानकारी मिलता है। और लेकिन इस पर भी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। ऐसा लगता है कि अफवाह और सुनी सुनाई यानी अनुश्रुतियों पर आधारित है। अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो वो है नियार्कस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, अनेसिक्रेटस और नियार्कस। मेगास्थनीज के बारे में दोस्तों अब थोड़ा समझते हैं। देखिए मेगास्थनीज को थोड़ा सा समझिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकोटर के। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका से मौर्यकालीन समाज का काफ़ी जानकारी मिलता है। पाटलिपुत्र शहर के सामाजिक ढांचे का भी वर्णन इंडिका पुस्तक में मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं डाइमेकस। डाइमेकस सीरियाई नरेश अंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था, यानी मौर्यकालीन जानकारी यहाँ से मिलता है। डायनेसियस को दोस्तों देखिए, ये मिस्र नरेश टॉलमी जो मिस्र इजिप्ट
के राजा थे टॉलमी, उनका राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा ट्रिक बना देते हैं हम। डाइमेकस और डायनीसियस, डाइमेकस और डायनीसियस में कुछ अंतर है, दोनों को कैसे याद करें। देखिए डाइमेकस थोड़ा सा छोटा नाम है जबकि डायनीसियस बड़ा नाम है। तो देखिए डाइमेकस कहाँ के थे, सीरिया, तो सीरिया एक छोटा देश है जबकि डायनोसियस एक बड़ा देश है। इसके अलावा किसके दरबार में आया था डाइमेकस, बिंदुसार, और बिंदुसार और अशोक के पिता थे, उनका जो साम्राज्य थोड़ा छोटा था। तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आएंगे और एक छोटे देश से आए थे और उस समय भारत का साम्राज्य छोटा था, जबकि डायनेसियस एक बड़ा देश से आएंगे जो सीरिया की तुलना में बड़ा है यानी मिस्र, और किसके दरबार में आएंगे तो अशोक के दरबार में आए थे, यानी जिनका दरबार जिनका जो साम्राज्य था बिंदुसार से बड़ा था। अगला है टॉलमी। तो टॉलमी के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है और कब का है तो 2री सदी का है। इसके अलावा दोस्तों चलिए अब कुछ आगे चीज़ों को देखते हैं और वह है प्लिनी। प्लिनी का पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री है, और नेचुरल हिस्ट्री में वर्णन क्या है तो जाहिर सी बात है नेचुरल यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ वर्णन होगा, तो भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं और अगला है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था आज से 2 साल पहले, सेम टू सेम क्वेश्चन था कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं वो अज्ञात है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पुस्तक कब का है तो 80 ईस्वी का है और इसमें हिंद महासागर की यात्रा पर लेखक आए थे, इसका वर्णन है। इसके अलावा भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम लोग चीनी लेखकों को देखते हैं। अभी तक हमने यूनानी और रोमन लेखकों को देखा, अब चीनी लेखक फाहियान। सबसे पहले फाहियान की बात करते हैं। तो जो फाहियान साहब थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ये गुप्त शासक थे, इनके दरबार में आए थे और ये 14 वर्ष भारत में रहे थे। ये पाटलिपुत्र का भी इन्होंने वर्णन किया है फाहियान ने। और देखिए जो गुप्त शासकों का मुख्य सेंटर कहीं ना कहीं उज्जैन था, तो यानी कि मध्य प्रदेश में उज्जैन है, तो मध्य प्रदेश का समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन है। चलिए 14 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। इसके बाद है संयुगन, और इनका टाइमिंग देखिए फाहियान का, फाहियान 5वीं सदी में आए थे यानी 400 समथिंग में आए थे, ठीक है, बस आपको मोटे तौर पर ही टाइमिंग याद रखना है। जबकि संयुगन कब आए थे 518 में, 500 समथिंग में संयुगन, फाहियान आए थे 400 समथिंग में। तो चलिए संयुगन को देखते हैं। 518 में आए थे, 3 वर्ष तक रहे थे और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने हासिल की थी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ह्वेनसांग का। चलिए ह्वेनसांग कब आए थे तो ह्वेनसांग आए थे 600 कुछ में। देखिए फाहियान के बारे में अभी हमने देखा कब आए थे 400 कुछ में, संयुगन कब आए थे 500 कुछ में, और ह्वेनसांग 600 कुछ में। सजाने के लिए भी आ सकता है कि पहले कौन। चलिए ह्वेनसांग को देखते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, कब आए थे 629 में, और लगभग काफ़ी उन्होंने भारत के अगर बात किया जाए विशेष तौर पर उत्तर भारत के अधिकांश भागों का उन्होंने पूरा दौरा किया था, पूरे भारत को देखे थे और समझे थे। 15 वर्षों तक वो भारत में रहे थे और 645 में वापस चीन चले गए थे। नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन भी किया और बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया। उनका जो भ्रमण वृत्तांत है, जो भारत के दौरे पर आए और बहुत कुछ चीज़ों को समझा जाना, वो CUकी नाम से उसका पूरा संकलन किया गया है। और CUकी में भारत का उन्होंने जो दौरा किया उसका वर्णन तो है ही, साथ ही साथ 138 और भी देशों का उसमें वर्णन है। इस पुस्तक में हर्षकालीन यानी जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके समय का समाज, धर्म, राजनीति का वर्णन मिलता है और कुछ और जानकारियाँ भी हैं, जैसे कि सिंध का राजा उस समय शूद्र था। ह्वेनसांग ये भी बताता है कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ, बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उसके साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा होता था। अब देखिए ह्वेनसांग जब आए थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो शिलभद्र। और ये नालंदा विश्वविद्यालय क्यों फेमस था तो बौद्ध दर्शन के लिए, यानी कि बौद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए। और चीनी लेखक एक और थे इत्सिंग, तो ये कब आए थे 7वीं सदी के अंत में आए थे और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मतलब उसमें वर्णन ये करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अरबी लेखकों का। तो अरबी लेखकों को चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो अरबी लेखकों में सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अलबरूनी का। अलबरूनी जो भाई साहब थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी, आप देखिए आपको इतिहास में टाइमिंग एग्जैक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। महमूद गजनवी जैसे ही दिमाग में आएगा तो 1000 समथिंग,
बस इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको पास करना, आपको एक एक डेट रटना थोड़ी है, तो इतना काफ़ी है। ये पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? अल-बरूनी का जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, और उसको हिंदी होता है भारत की खोज, ये अरबी भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार अल-बरूनी। ठीक है, आज के इतिहासकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इस पुस्तक से उस समय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, व्यापार, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान, यानी कि बहुत मल्टीपर्पज़ जानकारियाँ इस पुस्तक से मिलती है, जिस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद तहकीके हिंद, या हिंदी में जिसको भारत की खोज कहते हैं। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज वगैरह हर चीज़ का मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जानकारी इस पुस्तक से मिल ही जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में देखिए, इन्होंने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, रिहला, यानी कि रिहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। और किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। और देखिए 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में समाज, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब आप समझिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको इंक्लूड करके। तो उस समय का भारतीय उपमहाद्वीप में समाज, संस्कृति कैसा था, सबका जानकारी मिलता है। बहुत ही रोचक जानकारियाँ रिहला से मिलता है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं अगर आपका मन है तो। 1333 ईस्वी में ये दिल्ली पहुँचने पर इनकी जो विद्वानता है, इनकी जो विद्वता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उस समय के जो शासक थे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और उन्होंने इन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश तक नियुक्त कर दिया था। चलिए, तो इब्न बतूता के लेखक कौन है? इब्न बतूता लेखक है रिहला के, सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं अन्य लेखक। तारानाथ। तारानाथ जो है वो तिब्बती लेखक हैं, और इनका जो रचना है वो है कंगयूर और तंगयूर। तो कंगयूर और तंगयूर रचना किसका है? तारानाथ का। और भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में देखिए तो ये 13वीं सदी के अंत में आए थे, पांड्य देश में आए थे। पांड्य देश कहाँ है? तो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में है, मदुरई उसका राजधानी था। और पांड्य देश का इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लूसेंट पुस्तक से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, और ये पेज नंबर 2 है लूसेंट इतिहास से, यानी एकदम प्रारंभिक चरण में अभी ये चल रहा है सब कुछ। तो हम लोग बहुत सारे लेखकों को अभी तक